Hello everyone, welcome to the online platform of competition community. एसएससी रेलवे वनडे एग्ज़ाम के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं साइंस का पोर्शन, साइंस और एनवायरनमेंट का पोर्शन, जिसमें मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, क्योंकि हमने स्टार्ट किया है कहाँ से, बायोलॉजी सब्जेक्ट से। ठीक है, तो मैंने इसमें आपको बताया फर्स्ट लेक्चर में कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है। ठीक, तो बायोलॉजी मतलब क्या, बायो प्लस लॉजी। बायो मतलब क्या, लिविंग, मतलब जो क्या है, सजीव है, जिनमें जीवन है, और लॉजी यानी उनका अध्ययन। जब हम सजीवों का अध्ययन करते हैं, लिविंग्स का अध्ययन करते हैं, तो क्या कहते हैं इसको, बायोलॉजी। ठीक है, बहुत ही बेसिक से चलेंगे हम, ताकि आपको बायोलॉजी में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। कंसेप्ट के साथ चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डीप में भी आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर निकाल के देखिएगा, सॉल्व करिएगा, आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक हमारा हो गया है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इसमें हमने देखा डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, कौन कौन सी शाखाएं हैं किसकी, विज्ञान की, और उपशाखाएं हैं। ठीक है, ये हमने देख लिया है। और मैंने बताया कि बायोलॉजी को हम ब्रॉड टर्म में दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं क्या, एक को बोलते हैं बेसिक बायोलॉजी, मतलब क्या, आधारभूत जीव विज्ञान, और दूसरे को बोलते हैं क्या, अप्लाइड साइंस, यानी क्या, व्यवहारिक विज्ञान। आधारभूत के मैंने बताया आपको तीन पार्ट क्या क्या थे। पहला था जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान, दूसरा बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान, और तीसरा था माइक्रोबायोलॉजी यानी कि सूक्ष्म जीव विज्ञान। जब हम क्या करेंगे, जंतुओं को पढ़ेंगे, एनिमल्स को पढ़ेंगे, ह्यूमंस को पढ़ेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको, जूलॉजी। जू मतलब जहाँ भी हम किसकी बात करते हैं, जंतुओं की। आप जाते हैं जू में जाते होंगे, देखते होंगे तरह तरह के क्या है, एनिमल्स, तो यही जू क्या कहलाते हैं, जानवर। ठीक है, दूसरा क्या, बॉटनी, बोटेनिकल गार्डन होता है, जहाँ पर क्या करते हैं, अलग तरह के पेड़ लगे होते हैं। तो बॉटनी जब टर्म आएगा, किसकी बात करेंगे हम, पादपों की, तो क्या बोलेंगे इसको, वनस्पति विज्ञान, है ना, वनस्पति विज्ञान। और तीसरा क्या, माइक्रो, माइक्रो मतलब बहुत ही सूक्ष्म, जो हमको नग्न आंखों से, खुली आंखों से दिखाई नहीं देते, क्या बोलते हैं इनको, माइक्रो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है, तो एक क्या हुआ, वनस्पति विज्ञान, दूसरा क्या हुआ, जंतु विज्ञान, तीसरा क्या हुआ, सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिक साइंस में तो इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इस बेसिक साइंस को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ करेंगे। तो भाई जो ह्यूमन बीइंग है, मानव है, ये पूरे अर्थ में डोमिनेंट है। मतलब क्या, हम अपने लिए ही सारी चीज़ें पढ़ते हैं, है ना, अपने नॉलेज के लिए, और उस नॉलेज का अपने जीवन में प्रयोग करते ताकि क्या हो, ह्यूमन के क्या, वेलफेयर में काम आए। ठीक है, हमको क्या हो, किसी न तरह से लाभ हो, है ना। और जो हमको बहुत सारी डिसीज़ होती हैं या जो कमी है, उसको हम क्या कर सकें, पूरा कर सकें। तो अगर हम एनिमल जूलॉजी के अंदर अगर ह्यूमन को पढ़ेंगे, मानव को पढ़ेंगे, तो क्यों पढ़ेंगे भाई, ताकि हमारे अंदर कौन सी परेशानी आ सकती है, कौन सी बीमारी आ सकती है, इसको हम कंट्रोल कर सकें। इसी के लिए क्या है, मेडिकल साइंस है ना। मेडिकल साइंस में क्या होता है, एलोपैथी होती है, आयुर्वेदा होता है, होम्योपैथी होता है, एक्यूपंक्चर होता है, यूनानी मेडिसिन होता है, ये सब एरोमा थेरेपी होता है। ये सब क्या है, ये सब मेडिसिन का टाइप है। क्या कर रहे हैं हम, जो भी एनिमल को देख रहे हैं या एनिमल से जो भी रसायन ले रहे हैं, मतलब क्या, केमिकल सिंथेसाइज कर रहे हैं, साथ में प्लांट से जो औषधि बना रहे हैं, इससे क्या कर रहे हैं, मानव को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका अप्लाइड पार्ट हो गया। जूलॉजी को पढ़े और इसमें क्या किए, मेडिसिन साइंस पढ़े। तो वैसे ही जंतुओं के लिए पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, वेटनरी साइंस, मतलब क्या, पशु रोगों का अध्ययन करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, वेटनरी साइंस। वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, पशुओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि पशु भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप पालतू जानवर घर में पालेंगे, डॉग, कैट, है ना, ये सब भी क्या होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, आपके साथ रह रहे हैं। वैसे ही अगर हम कैटल्स को पालते हैं, जब हम पशु पालन करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, तो वहाँ पर गाय, भैंस, बकरी सबको पालते हैं, तो वो भी कैसे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए। तो क्या करें हम, वेटनरी साइंस पढ़े। ठीक है, अब देखते हैं, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो भाई प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से क्या मिलता है हमको, ऑक्सीजन भी मिलता है और भोजन भी मिलता है, साथ में बहुत सारी दवाएं मिलती हैं, मसाले मिलते हैं, ठीक है, औषधियाँ मिलती हैं। तो एक तो क्या करेंगे, पहले जब भोजन के लिए उगाएंगे, अनाज के लिए, तेल के लिए, दालों के लिए, सब्जियों के लिए, फलों के लिए, मसालों के लिए, तो क्या बोलेंगे ब्रॉड टर्म में इसको, एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जिसमें हम पशुपालन भी करते हैं, खेती भी करते हैं, बागवानी भी करते हैं, साथ में जो भी एनिमल्स है उसको रेयरिंग, जैसे पिशी कल्चर भी करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एग्रीकल्चर। ठीक है, अप्लाइड साइंस हो गया, अप्लाइड पार्ट हो गया किसका, प्लांट्स का। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब क्या करेंगे, सूक्ष्म जीवों को देखेंगे,
लैब में उसके बारे में स्टडी करेंगे। क्या आप करेंगे? माइक्रोबायोलॉजी। क्यों कर रहे हैं भाई? एप्लाइड पोर्शन क्या है इसका? ताकि उस माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या बना सके हम लोग? डिसीज़ के लिए बहुत सारी दवाई बना सके, एंटीबॉडी बना सके, और क्या बना सके? जैसे बहुत सारे क्या बोलते हैं, जैसे पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन नोटेटम किससे निकलता है? एक तरह के फफूंद से, कवक से निकलता है। अब क्या कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो क्या करते हैं, इससे हम तरह तरह के रोगों का इलाज भी करते हैं। तो क्या हो गया, इसका बिहेवियरल पार्ट हो गया। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम जो कल बचा हुआ पोर्शन है उसको डील करेंगे। ठीक है, पहले तो हमने देख लिया था कि स्टडी के बारे में, जहाँ भी हम लॉजी की बात करते हैं, हमने लॉजी की बात करी थी, मतलब स्टडी की बात करी थी। तो साइंस के वो सभी ब्रांच जिसकी हम स्टडी करते हैं उसको क्या नाम देते हैं, ये हमने कल देख लिया। ठीक है, आज देखेंगे कि जो अप्लाइड साइंस का पोर्शन है, इसको जब संवर्धन करते हैं, एक तो क्या होता है अध्ययन करना, स्टडी करना, और एक क्या होता है संवर्धन करना, मतलब क्या, उसकी रेयरिंग करना, कल्चर करना। तो अभी हम क्या करेंगे, किस तरह से कल्चर करते हैं और उसको क्या नाम देते हैं, ये पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो पहला क्या होगा, एपीकल्चर। एपी मतलब एपिस डोर्सेटा, एपिस इंडिका, किसका नाम है? मधुमक्खी का जूलॉजिकल नेम है। हाँ, किसी भी एनिमल को पढ़ने के पहले उसको हम एक नाम देते हैं। जब हम आगे क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस किस तरह से अलग अलग जीवों को उसके लिए नाम दिया गया है, साइंटिफिक नेम। क्या बोलते हैं इसको? वैज्ञानिक नाम, है ना। और ये जो वैज्ञानिक नाम है जंतुओं के लिए क्या बोलते हैं इसको? जूलॉजिकल नेम, यानी कि जंतु प्राणी शास्त्री नाम, और दूसरे को क्या बोलते हैं? बोटेनिकल नेम, यानी वनस्पति शास्त्री नाम। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? मधुमक्खी की बात कर रहे हैं। मधुमक्खी का नाम क्या है? एपिस डोर्सेटा या एपिस इंडिका। इसी के नाम पे क्या दे दिया इसको? एपीकल्चर। अब एपीकल्चर क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि क्या मिलेगा इससे हमको? शहद मिलेगा। शहद हमारे लिए क्या है? न्यूट्रिएंट का सोर्स है ना। और वैसे ही शहद से बहुत सारी मेडिसिन बनती है, कॉस्मेटिक्स बनती है। ठीक है, तो जो शहद है ये मधुमक्खियों का क्या है? सह उत्पाद है, बाई प्रोडक्ट है। उनका जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? वैक्स, मोम। ठीक है, अब मधुमक्खी हमारे यहाँ बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, किसमें? बायोडाइवर्सिटी में, है ना। जैसे क्या, बहुत सारे फूल होते हैं, फ्लावर होते हैं। अब फ्लावर को क्या करना है? रिप्रोडक्शन करना है ना। क्या बनाना है? फ्रूट बनाना है, अपनी संख्या को बढ़ाना है। तो फ्लावर में जो परागकण होते हैं, पॉलन ग्रेन्स होते हैं, उसको यहाँ से वहाँ तक, एक पौधे से दूसरे पौधे तक लेके जाने का काम कौन करती हैं? ये मधुमक्खियाँ करती हैं। तो मधुमक्खियाँ क्या है? पॉलिनेटर्स हैं, बहुत बड़ी। सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा, इंसेक्ट के द्वारा, जिसमें मधुमक्खी, तितलियाँ, ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो किस लिए भाई? एक तो फसलों में परागण के लिए, और दूसरा व्यापारिक स्तर पर शहद के उत्पादन के लिए क्या करते हैं हम? एपीकल्चर करते हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं एवीकल्चर। एवीज यानी होता है पक्षी। आपको टर्म्स को पकड़ना है, जहाँ पर भी कोई टर्म लिखा है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आते हैं, किससे संबंधित है, यह किससे संबंधित है, इट इज रिलेटेड टू। जैसे बोल दिया पिसीकल्चर इज रिलेटेड टू, या पिसीकल्चर इज रेयरिंग ऑफ। पिसीकल्चर में हम किसका पालन करते हैं? तो किसका पालन करते हैं? मछलियों का। आगे देखेंगे। अब एवीज का मतलब होता है पक्षी। जब हम क्या करेंगे? पक्षियों को पालेंगे, उनका संवर्धन करेंगे, तो क्या बोलेंगे इसको? एवीकल्चर। लेकिन जब इनकी स्टडी करेंगे, तो मैंने कल बताया था क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान, पक्षियों का अध्ययन। अभी क्या कर रहे हैं? पक्षियों का संवर्धन, रेयरिंग, तो क्या बोले इसको? एवीकल्चर। ठीक है, तो नेक्स्ट होता है क्या? एक्वाकल्चर। एक्वा टर्म से अब बहुत परिचित है। एक्वा मतलब क्या होता है? जहाँ भी हम पानी की बात करते हैं, एक्वेरियम, एक्वाकल्चर। अब एक्वाकल्चर में करते क्या हैं? ऐसे जीव जो पानी के अंदर रहते हैं। अब जीव मैंने बोल दिया मतलब प्लांट्स और एनिमल्स दोनों आ जाएंगे। ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट और एनिमल बोथ। ठीक है, तो ऐसे प्लांट और एनिमल जो पानी के अंदर रहते हैं और हमारे लिए उपयोगी हैं, जब हम इनको कल्चर करते हैं, इनका संवर्धन करते हैं, तो क्या कहलाता है? ये एक्वाकल्चर। जैसे मान लिया आपने मछली का उत्पादन किया, झींगा मछली का उत्पादन किया, शैवाल का उत्पादन किया, प्लांट है जो पानी में रहते हैं उसका उत्पादन किया, साथ में आपने पर्ल, मोतियों के लिए किसका? शीपी का उत्पादन किया, शंख का प्रोडक्शन किया, तो क्या बोलते हैं इसी को? एक्वाकल्चर। क्या बोलते हैं? जलीय जंतुओं एवं वनस्पतियों का संवर्धन करेंगे, तो क्या कहलाएगा? यही एक्वाकल्चर। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एल्गा कल्चर। एल्गा या एल्गी। एल्गी का मतलब क्या होता है? शैवाल। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं? शैवाल हैं एक तरह के सूक्ष्म जीव। ये आते हैं प्लांट्स में, लेकिन प्लांट्स के बहुत ही स्मॉल पोर्शन में है, बहुत ही छोटे साइज के प्लांट्स होते हैं। इनमें क्या पाया जाता है? तो इनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ये अपना भोजन खुद बना लेते हैं, जैसे कि स्पायरुलिना, नॉस्टॉक, है ना, और क्या एनाबिना, ये सब क्या है? शैवाल का उदाहरण है। ये जो जंतु है, यानी कि कैटल्स है,
है ना, दूध देने वाले दुधारू पशु हैं, इनको चारे के रूप में दिया जाता है। साथ में धान के खेत में इनका छिड़काव किया जाता है ताकि क्या नाइट्रोजन का शोषण करें, ठीक है। तो इसका भी कल्चर हम करते हैं, किसका, एक्वा, जिसके अंतर्गत शैवालों की कृषि की जाती है, ठीक है। पिसीकल्चर मैंने बताया, इसी को बोलते हैं क्या, फिशरीज। जब हम क्या करते हैं, फिशेस का स्टडी करते हैं और फिशों को क्या करते हैं, रेयर करते हैं, मछलियों को रेयरिंग करते हैं, पालते हैं। किसके लिए भाई, मछलियाँ क्या है, न्यूट्रिएंट का सोर्स है, फूड के लिए यूज़ करते हैं, उससे ऑयल निकालते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, जब मछलियों को पालन करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, मछली पालन, मत्स्य पालन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर। मैंने बताया आपको एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर मतलब क्या, कृषि। ये बहुत बड़ा टर्म है, इसमें अनाज का तो हम प्रोडक्शन करते ही हैं, सीरियल प्रोडक्शन तो करते ही हैं। ऑयल सीड, लेग्यूम्स यानी कि अनाज, दालें, तेल के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, मछली पालन भी करते हैं, पोल्ट्री भी करते हैं, सारी चीज़ें बागवानी करेंगे, साथ में क्या कहा जाएगा इसी को, एग्रीकल्चर, ठीक है। फसल संवर्धन, पशुपालन, कृषि से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं हम, एग्रीकल्चर, ठीक। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। अब सेरी का मतलब होता है रेशम, ठीक है। सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट विज्ञान, सेरीकल्चर मतलब रेशम कीटों का संवर्धन। अब एक होता है मॉरीकल्चर। मॉरी यानी मॉरस एल्बा, मैंने बताया था आपको। मॉरस एल्बा क्या है, शहतूत का पेड़ है, इसकी पत्तियों को ये क्या खाते हैं, कौन, ये रेशम के कीड़े, और इसमें ही रहते हैं और क्या बनाते हैं, उससे रेशम बनाते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन क्या कहलाएगा, सेरीकल्चर। फिर एक आता है सिल्वीकल्चर। सिल्वी मतलब क्या, वनों का संवर्धन। जब हम क्या करेंगे, वनों का संवर्धन करेंगे, जहाँ पर पेड़ बहुत कम है वहाँ पर एफॉरेस्टेशन करेंगे, बहुत सारे पेड़ लगाएंगे, या उस क्षेत्र को रिजर्व क्षेत्र घोषित कर देंगे। जहाँ पर पेड़ पौधे कट चुके हैं वहाँ पेड़ पौधे लगाएंगे, तो क्या बोलेंगे इसी को, सिल्वीकल्चर, वन संवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आपको ये सब बहुत अच्छे से याद रखना है, आपके में क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में, डिफरेंट एग्जाम में, ठीक है। अब क्या आया, स्पंजी कल्चर। स्पंजी कल्चर मतलब किसका अध्ययन कर रहे हैं भाई, स्पंज का अध्ययन करते हैं। स्पंज कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं समुद्र में, ठीक है। फिर आता है पॉरीफेरा के अंतर्गत आते हैं ये। फिर आता है फ्लोरीकल्चर। किसका अध्ययन कर रहे हैं भाई, फूलों का, फ्लोरी, फ्लावर। तो फ्लोरीकल्चर मतलब क्या, फूलों की कृषि, पुष्प की खेती। जैसे ट्यूलिप गार्डन है ना, वहाँ पे क्या करते, ट्यूलिप की खेती करते हैं, ऐसे ही गेंदे की, रोज की, तो ये क्या बोलते हैं इसी को, फ्लोरीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट है ओलेरी कल्चर। ओलेरी याद रखना है, ओलेरी। जहाँ भी ओलेरी कल्चर बोलेंगे, है ना, ओ दीदी सब्जी ले लो, तो उससे याद रखना है ओलेरी, ठीक है। तो ओलेरी सब कल्चर किससे रिलेटेड है, तो सब्जियों से, सब्जियों की कृषि करते हैं, ठीक है। फिर आता है आर्बोरी कल्चर। ये वृक्षों और झाड़ियों की कृषि है, किसके लिए करते हैं, ये एस्थेटिक्स के लिए। एस्थेटिक यानी किसकी बात होती है, सुंदरता की, सौंदर्य के लिए। जब हम क्या करते हैं, पौधों को उगाते हैं, जैसे गार्डन में आप देखेंगे डिफरेंट शेप में पौधों को काटा जाता है, ठीक है, और उसको ऐसा शेप दिया जाता है, किस लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए बाग में। तो क्या बोलते हैं इसी को, आर्बोरी कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टी मतलब बागवानी। अब क्या करेंगे, यहाँ पे फल की खेती करेंगे, फूलों की और सब्जियों की और मसालों की, साथ में क्या बोल दिए इसको, हॉर्टिकल्चर, ठीक। नेक्स्ट इज पोमोलॉजी। अब ये लॉजी मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, अध्ययन की, स्टडी की। जब फलों का अध्ययन किया जाता है तो क्या बोलते हैं इसको, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। देखो आपको यहीं पे क्या पता चल गया, डिफरेंस, ठीक है। जब आपको बोलेंगे फलों की कृषि, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हॉर्टिकल्चर। यहाँ पे फलों का क्या कर रहे हैं हम, कृषि कर रहे हैं, तो क्या है ये, हॉर्टिकल्चर। लेकिन पोमोलॉजी मतलब फलों का अध्ययन, कृषि नहीं, क्या, अध्ययन, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट होता है क्या, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मतलब किसकी बात कर रहे हैं, फसलों की बात कर रहे हैं। फसलों की जब खेती करेंगे, सिर्फ सीरियल क्रॉप, जैसे क्या, धान, चावल, धान यानी कि चावल ही होता है, धान, गेहूँ, मक्का, बाजरा, है ना, ज्वार, कोदो, कुटकी, रागी, तो क्या होगा, यही इसको क्या कहते हैं, सीरियल या अनाज। तो अनाज की खेती को क्या बोलते हैं, एग्रोनॉमी। फिर आता है एक वर्मी कल्चर। वर्म्स की स्टडी करते हैं। अब वर्म्स क्या है भाई, केचुए को क्या बोलते हैं। जब हम केचुओं की खेती करेंगे, केचुओं को संवर्धित करेंगे, उससे क्या बनाएंगे, केचुआ खाद बनाएंगे, क्योंकि केचुआ क्या है, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर है। अगर आप किसी खेत में केचुओं को
डाल देते हैं तो केचुए क्या करते हैं, वहाँ पोरोसिटी बढ़ाते हैं, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, ज़मीन के अंदर। नमी चाहिए इनको और अंधेरा चाहिए, तो कहाँ रहेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब अपने ऊपर की त्वचा से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। तो क्या करते हैं, ये खेतों में जो मिट्टी है उसको फोड़ फोड़ के उसके अंदर घुस जाते हैं। मतलब क्या है, वहाँ तक पानी पहुँच पाएगा, वहाँ तक वायु पहुँच पाएगी, तो मिट्टी क्या होगी, पलटेगी, मिट्टी तक वायु पहुंचेगा तो पौधे की जो जड़ें हैं वो अच्छे से सांस ले पाएंगी, है ना, वहाँ पे वाटर लॉगिंग, जल का भराव नहीं होगा। इसलिए केचुए को क्या कहते हैं हम, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर, यानी किसानों का मित्र। इसके अलावा जो ह्यूमस रहता है, ह्यूमस मतलब क्या, जो सड़े गले जीव हैं या फिर जो पत्ते हैं, ये कहाँ पहुँच गए, मिट्टी के ऊपरी लेयर में पहुँच गए। अब क्या करेंगे, इसको ये खाएंगे। कौन, ये हमारे अर्थवर्म के केचुए। और खा के क्या निकालते हैं, ये जो एक्सक्रीटा निकालते हैं, ये हमारे खेतों में बहुत ही बेनिफिशियल खाद के रूप में, मैन्योर के रूप में यूज़ होता है। इसलिए क्या बोलते हैं इनको, फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। इसलिए क्या करते हैं हम, वर्मी कल्चर करते हैं, केचुओं का पालन करते हैं। वैसे ही क्या, पर्ल कल्चर, जब क्या करेंगे हम, मोतियों, ऑयस्टर यानी कि मोतियों के व्यापार हेतु क्या करना है, मोतियों से बहुत से डिफरेंट ऑर्नामेंट बनते हैं, सजावटी सामान बनते हैं, है ना, गहने बनते हैं। इसके अलावा कुछ ऑयस्टर क्या होते हैं, खाने लायक होते हैं। तो खाने के लिए, सजावटी सामान के लिए, सौंदर्य के लिए, आभूषण के लिए जब उत्पादन करें तो क्या कहलाता है, यही पर्ल कल्चर। ठीक है। फिर आता है हेली कल्चर। हेली कल्चर मतलब घोंघे, स्नेल। स्नेल भी क्या करते हैं, खाने में यूज़ होते हैं। ठीक है। फिर है विटी कल्चर। विटी मतलब अंगूर की खेती। किस लिए यूज़ होगा भाई, अंगूर किस में होता है भाई, अंगूर का यूज़ एल्कोहल के फॉर्म, एल्कोहल इंडस्ट्री। ठीक है, क्या करते हैं वहाँ पे, अंगूर से बियर बनाते हैं। ठीक। फिर आता है मैरी कल्चर। मैरी मतलब मेराइन। जहाँ भी मेराइन की बात करते हैं, मतलब इसकी बात करें, समुद्र की बात करें, समुद्र में पाले जाने वाले जीवों का जब अध्ययन करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, मैरी कल्चर। ठीक है। समुद्री जीवों का अध्ययन, मानव उपभोग हेतु समुद्री जीवों, जंतुओं या फिर वनस्पति जो भी हो उसका संवर्धन करते हैं तो क्या कहलाता है, ये मैरी कल्चर। ठीक है। नेक्स्ट है मोई कल्चर। मैंने बताया अभी, मोरस एल्बा मतलब क्या, शहतूत की खेती करेंगे ताकि क्या कर सके, शहतूत में रेशम के कीटों को पालन कर सके। ठीक है। बॉम्बैक्स मोरी किसका नाम है, शहतूत में जो कीड़े रहते हैं, रेशम के कीट, क्या नाम है, बॉम्बैक्स मोराई। बॉम्बैक्स मोरी कहाँ से निकले, ये चाइना से आए थे। ठीक है। तो ये तो हुआ क्या, आपके बायोलॉजी का पार्ट। ठीक है। अब हम जब लिविंग्स की बात करते हैं, क्योंकि पढ़ किसको रहे हैं हम, सजीवों को पढ़ रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सजीवों। सजीवों यानी लिविंग्स की। सजीवों मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, लिविंग्स की बात कर रहे हैं। लिविंग्स और नॉन लिविंग्स दो चीज़ें होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, या तो क्या होगा, जीवन होगा या तो जीवन नहीं होगा। अब जो भी जिसके अंदर भी जीवन है, जब उसका अध्ययन करते हैं तो क्या बोलते हैं, इसी को बायोलॉजी, क्या बोलते हैं, सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है। तो सजीवों को हम डिफाइन कैसे करते हैं भाई, अगर आपसे पूछ दिया कि सजीव होने के क्या कैरेक्टर है, तो इसके मुख्य 5 कैरेक्टर होते हैं। ठीक है। पहला क्या भाई, किस तरह से देखेंगे आप, इनमें क्या होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ क्या होना चाहिए, ग्रोथ को ही क्या बोलते हैं हम, वृद्धि। ग्रोथ को ही क्या बोलते हैं हम, वृद्धि। मतलब अगर जीव क्या कर रहे हैं, आकार मतलब शेप, और साइज मतलब साइज में बढ़ रहे हैं। आकृति, आकार यानी साइज और आकृति यानी शेप, अपने शेप में बढ़ रहे हैं और अपने साइज में बढ़ रहे हैं तो क्या कहते हैं, इसी को वृद्धि यानी ग्रोथ। अब ग्रोथ देखो, एनिमल करते हैं क्या, वृद्धि मतलब वही जो क्या हो, इरिवर्सिबल ना हो। अब आप बोलेंगे कि मैं तो वृद्धि की थी और मैं मोटी हो गई, अब तो मैं क्या है, पतली हो गई, तो मेरे तो क्या रिवर्स हो गया वृद्धि। नहीं भाई, ये वृद्धि नहीं है। वृद्धि मतलब एक बार अगर आप सर्टेन हाइट तक पहुंच गए, आपकी हाइट है, तो आप फिर से छोटे नहीं हो सकते, जो क्या हो, इरिवर्सिबल हो, वापस ना हो सके, तो क्या बोलेंगे, इसी को वृद्धि। वृद्धि के साथ और क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म, तो क्या करते हैं, डेवलपमेंट। क्या करते हैं, डेवलपमेंट मतलब विकास। जैसे कि मानव को पहले क्या बोलते थे, हम लोग का जो हमारा जो ग्रोथ हुआ है, पहले क्या बने, होमो इरेक्टस। क्या बने, होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ऐसे जीव थे, ऐसे ह्यूमन थे जो क्या, होमो मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, और इरेक्टस मतलब सीधे खड़े होना, इरेक्ट होना। तो जो प्राणी सीधे सीधे खड़े होने लगे, क्या बोले इसको, होमो इरेक्टस। हमारे क्या है, वो पूर्वज है, और हमारा नाम क्या है, होमो सेपियंस। हम तो सीधे खड़े हो गए अपने पैर में, फिर हमने लगातार क्या किया, सीखना शुरू किया। तो जब कंटिन्यूअस लर्निंग को ही क्या बोलते हैं, सेपियंस यानी लर्निंग, और होमो यानी कंटिन्यूअस। तो हम कंटिन्यूअस सीखते चले गए, लगातार सीखते चले गए, तो क्या नाम दिया हमारा, ह्यूमन
होमो सेपियंस, ठीक है। तो अब देखो जैसे टेक्निक्स, हम लगातार हमारी टेक्निक्स बढ़ती जा रही हैं, है ना, मिसाइल्स अलग अलग उसकी जनरेशन की आती जा रही है, मतलब लगातार हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। अब मोबाइल का मॉडल हर बार चेंज हो रहा है, 5G टेक्निक्स पहुंच चुके हैं, 6G में जाने वाले हैं, अब कहाँ पहुंच गए हैं, मिशन मंगल तक पहुंच चुके हैं, उसके आगे भी जा रहे हैं, है ना। तो ये सब क्या है, हम लगातार विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो किसका लक्षण है ये, सजीवों का लक्षण है, ठीक है। ये तो क्या हो गया, पहला ग्रोथ। अब दूसरा क्या होता है, ग्रोथ के बाद क्या होगा, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन। हम जानते हैं कि जो भी जीवित जीव है वो किससे बना है, तो वो बना है किससे, कोशिकाओं से। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जब अर्थ में यानी पृथ्वी में जीवन की शुरुआत हुई तो कहाँ से शुरुआत हुई थी, एक छोटी सी कोशिका से। कोशिका क्या हो गई, फंक्शनल हो गई, उसमें क्या हो गया, अचानक उत्परिवर्तन हुआ, म्यूटेशन हुआ, कहाँ, जल में, समुद्र के पानी में। और उस जो कोशिका थी, मतलब जो सेल थी, वो कैसे होने लगी, बाइफर्केट, मतलब क्या, विभाजित होने लगी, अपने से नई कोशिकाएं बनाने लगी, तो क्या हो गई, वो जीवित हो गई। कोशिकाओं से शुरुआत हुई किसकी, जीवन की। और यही कोशिकाएं क्या है, करेक्टर है किसका, लिविंग का, कि चाहे वो छोटे जीव हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, पौधे हो या जंतु हो या मनुष्य हो, सब के सब अल्टीमेटली किससे मिलके बने हैं, कोशिकाओं से। यही कोशिकाएं मिलके क्या बनाते हैं, ऊतक बनाते हैं, और यही ऊतक मिलके क्या बनाते हैं, अंग बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, और ये ऑर्गन ही मिलकर ऑर्गन सिस्टम या अंग तंत्र बनाते हैं। इस तरह से पूरे के पूरे किसी भी जीव का शरीर बनता है, ठीक है। तो किसकी बात करें, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कोशिकीय संगठन है, ठीक है। तीसरा इनमें क्या है, तो इसमें है कॉन्शियसनेस। क्या है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है चेतना। जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है। हमारे अंदर क्या है, सेंस ऑर्गन है 5 तरह के। क्या होता है, एक को बोलते हैं क्या, हमारी आईज, जो किसके लिए है, विजिबिलिटी के लिए, देखने के लिए। दूसरे हमारे ईयर्स, किसके लिए है, सुनने के लिए है। तीसरे क्या है, हमारे नाक, सूंघने के लिए, स्मेल को सेंस करने के लिए। फिर क्या है, हमारे टंग यानी कि हमारा क्या, जीभ, किसके लिए, टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए, स्वादांकुर है। और पांचवी क्या है, हमारी त्वचा। त्वचा क्या करती है, टच रिसेप्टर होते हैं, हमारे स्पर्श को पता लगाती है ना। तो क्या हो गया, 5 तरह के क्या हमारे संवेदी अंग। तो ये क्या बता रहे हैं, चेतना बता रहे हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं, और एक और करेक्टर, सभी जो जीव हैं, सभी जीव मतलब प्लांट और एनिमल यानी कि जंतु और पौधे, इन सब में चेतना होती है, कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन मनुष्य में क्या होती है, स्वचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि हम अपना अच्छा बुरा जानते हैं और अपने भलाई के लिए ही काम करते हैं। तो ह्यूमन में स्पेशली क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, स्वचेतना है, ठीक है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय। क्या, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म एक बड़ा टर्म है जो किससे मिलके बना है, किससे बना है, उपापचय बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में उपापचय, मेटाबॉलिज्म। एक को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरे को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। एक को बोलते हैं अपचय, दूसरे को बोलते हैं उपचय। मतलब हमारे शरीर में लगातार बनने और टूटने की प्रक्रिया चल रही है। आप भोजन को ग्रहण करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, जटिल फॉर्म में, और क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उससे क्या बनाते हैं, एनर्जी। और ये एनर्जी फिर जटिल फॉर्म में जाके आपकी बॉडी में जमा हो जाती है। तो यही क्या है, मेटाबॉलिज्म, यानी कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, उपचय और अपचय। ये भी किसमें पाया जाएगा, लिविंग्स का एक्सक्लूसिवली कैरेक्टर है, ठीक है। और पांचवा सबसे मेन है, क्या है वो, रिप्रोडक्शन। क्या है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या, प्रजनन। जो भी जीवित है, सजीव है, वो क्या कर सकता है, अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न कर सकता है। इसलिए क्या कहते हैं इनको, जीवित, प्रजनन, है ना। तो एक और कंसेप्ट था सेल थ्योरी में, ओमनी सेलुला ई सेलुलरी, यानी कि सभी जो कोशिकाएं हैं ये पिछले पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर बनी है। सभी जीव किससे बनते हैं, अपने पुराने जीवों से मिलकर बनते हैं। अब एक बहुत ही क्वेश्चन है स्पेशल, क्या बोलते हैं उसको, अंडा पहले आया या मुर्गी पहले आई। तो आप बताइए पहले क्या आया होगा। आप बोलेंगे कि अंडा आया होगा, तो भाई अंडा भी तो किसी मुर्गी ने दिया होगा, और अगर मुर्गी आई होगी तो मुर्गी भी तो अंडे से बनी होगी। तो इसका मेन कंसेप्ट क्या है, तो इसका मेन कंसेप्ट है इवोल्यूशन।
क्या? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब उद्विकास। जो जीव थे पहले पानी में थे, पानी से कहाँ आए? स्थल पर आए। इन्होंने क्या किया? अंडे देना शुरू किया, और जब ये अंडे देने वाले जीव आए तो धीरे 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 मॉडिफिकेशन हुआ। क्या बने ये? डेवलपमेंट के साथ मुर्गी बने। तो जो मुर्गी का अंडा आया होगा वो उससे पहले जो जानवर रहे होंगे उससे उसकी उत्पत्ति हुई होगी। तो इसका आंसर क्या है? उद्विकास या इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सजीवों के कैरेक्टर। अब जो निर्जीव है उसमें ये सारे कैरेक्टर्स नहीं पाए जाएंगे। अब इसमें वृद्धि की बात करेंगे। आप निर्जीवों में मान लो कोई आपने कुछ रखा है कहीं पर, अब बहुत सारी चीज़ वहाँ पर आके हमने और एग्रीगेट कर दिया। जो 1 किलो था वो 1 किलो रेत आपने रखा है, 2 kg रेत, 2 kg सैंड हो गया, मतलब ज़्यादा हो गया उसकी मात्रा। तो क्या वो वृद्धि है? वृद्धि है क्या? ग्रोथ है क्या? नहीं। ग्रोथ मतलब जो इरिवर्सिबल हो, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया हो, एक बार बढ़ने के बाद कम ना हो सके, उसको क्या बोलते हैं हम? ग्रोथ। जैसे हमारी एज अगर हो गई है 25 ईयर्स, तो क्या हम वापस 20 के हो सकते हैं? नहीं। तो क्या है ये? वृद्धि, यानी कि ग्रोथ। ठीक है, तो ये हो गया क्या? कैरेक्टर्स किसके? लिविंग्स के। आपको क्वेश्चन भी कुछ पूछा कि कौन से लक्षण है किसके? सजीवों के। इनमें से कोई भी अगर एक होगा तो वो आपका आंसर होगा, और कौन सा नहीं है तो जो इनमें से नहीं होगा वो आंसर होगा, और चारों के चारों हो गया तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, एक तो क्या? सजीवों के कैरेक्टर। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? जो ऑर्गेनाइजेशन है किसमें? जीवों में। तो जीवों में जब ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो सबसे पहले मैंने बताया कि किसने? अरस्तु ने बायोलॉजी का टर्म दिया है ना, इन्होंने जूलॉजी का टर्म दिया, और थियोफेस्टस ने किसका? प्लांटी का टर्म दिया, मतलब वनस्पति शास्त्र के पिता इनको कहा गया। अब जो ऑर्गेनिज्म है, हम कैसे जानेंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? तो सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसमें की थी? एक कॉर्क कोशिका। कॉर्क जानते हैं ना आप, जो बोतल में के जो कांच के बोतल उसमें ढक्कन के रूप में यूज़ किया जाता है, कॉर्क। कॉर्क किससे निकलता है? तो कर्कश सुबर, यानी कि ओक के पेड़ के छाल से बनता है। ये मरे हुए क्या है? कोशिकाएं हैं। जब इसको रॉबर्ट हुक ने देखा अपने माइक्रोस्कोप में खुद के बनाए हुए 1665 में, तो उनको एक स्ट्रक्चर दिखाई दिया इस तरह के कमरे का। ये हम सेल में पढ़ेंगे, तो उन्होंने क्या नाम दे दिया इसको? सेल। सेल यानी छोटा कमरा, सेल्यूली नाम दिया। ठीक है, सेल्यूली यानी क्या होता है? छोटा कमरा। तो इसी से क्या बना? हमारा कोशिका बना। ठीक है, अब ये कोशिका कैसी थी? मृत थी। फिर कौन आए? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। उन्होंने देखा किसका? तालाब के एक बूंद पानी लिया, उसको देखा माइक्रोस्कोप में, तो वो क्या दिखे हमको? चलते हुए दिखे, जीवित दिखाई दिए। तो बोले भाई ये तो चल रहा है, मतलब क्या? कोशिकाएं सिर्फ मृत नहीं होती है, जीवित होती है, इनमें जीवन होता है। ठीक है, इसको जब फर्दर स्टडी करें तो पता चला कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी कोशिकाओं से मिलके बनी है। तो हर एक जीव को पहले हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं, और क्लासिफिकेशन के जो फादर हैं वो कौन है? R.H. विटेकर। बहुत सारी ऐसी, अरस्तु ने उसको बहुत पार्ट में डिवाइड किया, थियोफेस्टस में डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, लेकिन जो वेल एक्सेप्टेड थ्योरी है, यूनिवर्सल थ्योरी है, वो किसकी है? R.H. विटेकर की 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किस तरह से ये अपना भोजन लेते हैं, किस तरह से पोषण लेते हैं, इसके आधार पर उन्होंने क्या किया? 5 भागों में डिवाइड किया। इससे पहले बात करेंगे हम किसका? लीनियस का। तो लीनियस कौन थे? इनको बोलते हैं क्या? फादर ऑफ क्लासिफिकेशन। इन्होंने जो वर्गीकरण होता है जीवों में, इसका अध्ययन किया। ठीक है, और क्या दिया? ऐसे सिस्टम बनाया कि किस तरह से हम एक पौधे को अगर देखें या कोई जानवर देखें तो कैसे जानेंगे कि ये कौन सा पौधा है? तो क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं नॉमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण करना। ठीक है, इसका पहचान करना, टैक्सोनॉमी। आगे देखेंगे। इससे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि 5 जगत वर्गीकरण क्या है। जो मेन जो ऑर्गेनिज्म थे, क्या कर दिया? इनको हमने 5 भागों में डिवाइड कर दिया, और क्या नाम दे दिया इसी का? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया भाई? R.H. विटेकर ने। किसने दिया? R.H. विटेकर ने। ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहला जो किंगडम होता है, क्या बोलते हैं इसको? किंगडम मोनेरा। क्या बोलते हैं? किंगडम मोनेरा। अब ये जो किंगडम मोनेरा होता है, देखो मैंने बताया कि जीवन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो जल से हुई है। तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म है कैसे है? वो सिंगल सेल, एक कोशिकीय है, और कुछ क्या है? बहुकोशिकीय, जो बहुत बड़ा संरचना बना है, जैसे ह्यूमन पूरा बॉडी है। वेल देखेंगे अगर आप, ब्लू वेल। धरती पे सबसे बड़ी प्राणी कौन है? ब्लू वेल। इस समय सबसे बड़ी प्राणी कौन है? तो हाथी। इनका बॉडी भी किससे मिलकर बना है भाई? कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये जब सिंगल सेल रहेंगी, कैसे रहेंगी? यूनिसेलुलर, एक कोशिकी। तो क्या बोलेंगे इसी को? मोनेरा। क्या बोलेंगे? मोनेरा। क्या है ये? एक कोशिकीय। अब इस एक कोशिकी में कौन आएगा? सबसे पहली बात किससे करेंगे? जहाँ से जीवन की उत्पत्ति हुई। तो कहाँ से हुई थी? समुद्र में। सबसे जो पुराने, सबसे पहले कौन बने होंगे? एक कोशिकी बैक्टीरिया।
तो ये क्या थे, आर्की मतलब पुराना, आर्कियोलॉजी मतलब किसका अध्ययन करते हैं हम, जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। अब पुरानी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, पुरातत्व का अध्ययन करते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, आर्कियोलॉजी। यहाँ पर क्या, आर्की बैक्टीरिया, ऐसी बैक्टीरिया जो बहुत ही प्राचीन है, क्या बोला गया इसको, आर्की बैक्टीरिया। अब ये आर्की बैक्टीरिया जो होती हैं वो बहुत स्पेशल होती हैं। इनके ऊपर मान लो ये क्या है, ये आर्की बैक्टीरिया है, तो इस बैक्टीरिया के ऊपर स्पेशल कवरिंग पाई जाएगी। क्या पाई जाएगी, स्पेशल कवरिंग, जो क्या करेगी इसको, बाहर के जो क्या बोलेंगे, जो वातावरण है बाहर का, इनके लिए अनफेवरेबल है, अनुकूल परिस्थिति नहीं है, प्रतिकूल परिस्थिति है, उसमें रहने के लिए क्या करती है, इसको प्रोवाइड करती है सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये क्या है, मान लो एक आर्की बैक्टीरिया है, क्या है, आर्की बैक्टीरिया, आर्की जीवाणु, ठीक है। तो इस आर्की बैक्टीरिया के पास क्या होगा, तो पहले तो किसकी बात करेंगे, यूनिसेलुलर की बात करेंगे, जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बनी है। इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता, आगे देखेंगे जब हम प्रोकैरियोट्स, यूकेरियोट्स तो आगे जानेंगे। तो ये जो मोनेरा है, ये आर्की बैक्टीरिया है, ये मेनली 3 तरह की होती हैं। एक को बोलते हैं क्या, हेलोफाइट, हेलोफाइट मतलब जो सेलाइन जगह में, जहाँ बहुत ज़्यादा नमक की मात्रा है, जहाँ का पीएच ज़्यादा है, जैसे समुद्र का पानी, यहाँ पर पाए जाएंगे, तो क्या बोलेंगे इसी को, हेलोफाइट्स, ठीक है। ऐसे ही होते हैं थर्मो एसिडोफिल्स, क्या, आपको साथ साथ लिखते चलिए आप। एक होते हैं क्या, हेलोफाइट्स, क्या, हेलोफाइट्स, मैं यहाँ पर बना देती हूँ। एक है क्या, हेलोफाइट्स, जो कहाँ रह रहे हैं, सॉल्ट वाटर में रह रहे हैं, समुद्र में रह रहे हैं, बहुत ही नमकीन खारा पानी है, वहाँ भी ये रह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने बताया क्या, थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल्स मतलब जो बहुत ही हार्श टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत अधिक तापमान को झेल सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तक के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। हॉट स्प्रिंग मतलब जो गर्म जल के झरने होते हैं, वहाँ तक इस तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मतलब कॉस्मोपॉलिटेंट है बैक्टीरिया, आपकी बॉडी से लेकर पूरे ब्रह्मांड, पूरे अर्थ में हर जगह पे ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया ज्वालामुखी में भी पाए जाते हैं, हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के झरनों में भी पाए जाते हैं। मतलब क्या, ये अपने आप को इस तरह से अडॉप्ट कर चुके हैं कि इनको तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या बोले, थर्मो एसिड। वैसे ही एक होते हैं मिथेनोजेंस, मिथेनोजेंस मतलब कहाँ पाए जाएंगे, र्यूमेन में। मिथेनोजेंस जो गाय, बैल, भैंस, बकरी है, इनके जो र्यूमेन है, इनके जो आंत है, इसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं, मीथेन वाले बैक्टीरिया, जो मीथेन का उत्पादन करते हैं, क्या बोलते हैं इनको, मिथेनोजेंस। ये भी कैसे हैं, आर्की बैक्टीरिया के टाइप है, ठीक है। ये तो क्या हुआ, बैक्टीरिया का एंसेंट फॉर्म, क्या बोले उसको, आर्की बैक्टीरिया। अब एक होता है क्या, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। ये भी कैसे हैं, एक कोशिकीय हैं, है ना। इनमें चलने के लिए क्या पाया जाता है, फ्लैजिलम और सीलिया, छोटे छोटे ऐसे इस तरह से आपको देखेंगे, ये मूवमेंट के लिए होंगे, क्या बोलेंगे इसको, सीलिया। और एक क्या होगा, इस तरह तंतुनुमा होगा, क्या बोलेंगे इसको, फ्लैजिला। इसके अंदर क्या पाया जाएगा, डीएनए आरएनए तो प्रेजेंट होगा, लेकिन न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, और कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होते। कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग हैं, आपने पहले पढ़ा होगा, केंद्रक होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन ये जो जीवाणु हैं, इनके अंदर ये सब नहीं पाए जाते, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म, सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ये जीवाणु बहुत सारे डिसीज़ कॉज करते हैं हमारे अंदर, जैसे एंटमीबा हिस्टोलिका हमारे अंदर अतिसार, पेचिस कॉज करता है ना। बहुत सारे बैक्टीरियल डिसीज़ होते हैं हमको, साल्मोनेला टाइफी हमारे अंदर टाइफॉइड कॉज करता है, टीबी की बीमारी कॉज करता है। जीवाणु से होने वाले रोग बहुत सारे हैं। ऐसे ही ई कोलाई बैक्टीरिया हमारी कोलॉन में प्रेजेंट होता है, और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए उपयोगी भी हैं और कुछ अनुपयोगी यानी कि हानिकारक भी हैं, ठीक है। अब देखते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है पूरे अर्थ में, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, माइकोप्लाज्मा या फिर PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये ह्यूमन बींग्स में प्लूरोनिमोनिया कॉज करता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, माइकोप्लाज्मा को प्लूरोनिमोनिया, PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब इसका जो साइज़ होता है ये बहुत छोटे हैं, 0.1 से लेके 0.3 माइक्रोन यानी कि माइक्रोमीटर, 10⁻⁻⁶ इसका साइज़ होता है, 0.1 से 0.3 माइक्रोन तक, ठीक है, बहुत ही छोटे। और इनके ऊपर कोई प्रोटीन की कवरिंग नहीं पाई जाती, ठीक है। तो ये किससे बच जाते हैं, ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि कवरिंग पे, मतलब सेल वॉल को निशाना बनाते हैं, उसको मारते हैं, तो ये सेल वॉल के पास तो है ही नहीं, तो ये उससे बच जाते हैं। और इनके अंदर जब इसको पढ़ेंगे डिटेल में माइकोप्लाज्मा को, तो क्या बोलते हैं इसको,
जोकर ऑफ द एनिमल किंगडम, इसका मतलब क्या है कि ये अपनी तरह से अलग अलग तरह का रूप धारण कर लेते हैं क्योंकि इनके पास सेल वॉल तो है ही नहीं, है ना। सेल का ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है वो नहीं होता, सेल वॉल इनके ऊपर नहीं होता, इसलिए अलग अलग तरह के क्या बना लेते हैं, शेप साइज बना लेते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ये प्लांट्स में भी बहुत सारा डिसीज कॉज कर, बंची, टॉप ऑफ पपाया, स्मट, ये सब डिसीज है किसके, पौधों के। ये कौन, आगे देखेंगे डिसीज के बारे में। तो कौन कॉज कर रहा है, ये माइकोप्लाज्मा कॉज कर रहे हैं, ठीक है। अब इस माइकोप्लाज्मा के अंदर आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा पूछा आपसे सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, तो किसकी सेल है, माइकोप्लाज्मा। किसी को क्या बोलते हैं, पीपीएलओ साइज क्या है, 0.1 से 0.3 माइक्रोन, ठीक है। फिर आता है फोर्थ, नील हरित शैवाल, यानी कि इसी को बोलते हैं बीजीए। बीजीए मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है इसको क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। अब साइनो का ग्रीक नाम है ये, साइनो का मतलब होता है नीला, कैसा, साइनो बैक्टीरिया, यानी कि नीले रंग का बैक्टीरिया। तो कैसे होते हैं, ये नील हरित शैवाल है, नीले हरे रंग के, इसमें क्या पाया जाता है, पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। मतलब क्या करेंगे, ये अपना भोजन खुद बनाएंगे और ये जो खेत है, चावल के खेत, वहाँ पर नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन भी करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो दुधारू पशु हैं उनको भी हम भोजन के रूप में देते हैं क्योंकि क्या करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को बढ़ा देंगे, ठीक है। कौन, ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया भी कैसे होते हैं भाई, ये इंडिपेंडेंट बैक्टीरिया है जो किसका फॉर्म है, प्लांट का फॉर्म है। और ये भी कैसे हैं, एक कोशिकीय लेकिन कॉलोनियल होते हैं, साथ में रहते हैं, इनमें पिगमेंट पाया जाता है और ये धान के खेत में पाए जाते हैं और बहुत सारी जगह पाए जाते हैं और क्या करते हैं, नाइट्रोजन का उत्पादन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे जब हम आगे, प्रोटिस्टा। तो नेक्स्ट फाइलम क्या जाता है, प्रोटिस्टा। नेक्स्ट फाइलम इज प्रोटिस्टा। देखते हैं भाई ये प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा। अब ये कैसे है, ये भी यूनिसेलुलर है, कैसा है, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय है, लेकिन इसमें क्या है, सेल वॉल भी है और साथ में सेल ऑर्गेनेल्स भी है। मतलब कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो कोशिका अंग होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी किसमें, इस प्रोटिस्टा में, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, प्रोटिस्टा, ठीक है। जैसे क्या, अमीबा। अमीबा कैसा होता है, इस तरह से इसमें कूटपाथ सूडोपोडिया पाया जाता है, साथ में भोजन के लिए, और डीएनए आरएनए भी है, और साथ में क्या, भोजन के लिए यहाँ पर वैक्यूल्स पाए जाते हैं, साथ में माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये क्या हो गया, अमीबा। वैसे ही पैरामीशियम, पैरामीशियम भी क्या है, एक सिंगल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग चीज़ें पाई जाती हैं। फिर क्या है, यूग्लिना। यूग्लिना को क्या बोलते हैं, एक यूग्लिना होता है, ठीक है। यूग्लिना क्या है, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। मतलब यूग्लिना ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर क्या पाया जा रहा है, क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जा रहा है, ठीक है। दिखने में ये ऐसे है लेकिन इनके अंदर क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, मतलब ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। तो कैसे हैं भाई, ये जंतुओं और पादपों के बीच की कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। अब मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि जो यूग्लिना होंगे, हो सकता है कि पहले जो सेल्स बने होंगे, कोशिकाएं बनी होंगी, इनमें क्या आ गया होगा, क्लोरोफिल पिगमेंट आ गया होगा। अब ये बने होंगे यूग्लिना ऑर्गेनिज्म और कुछ क्या हो गए होंगे, और डेवलप हो गए होंगे कुछ सेल, और क्या बना दिए होंगे, प्लांट सेल, यानी कि पादप कोशिका बने होंगे। तो ये पादप कोशिका के क्या है, प्रीकर्सर, इसलिए क्या बोलते हैं इनको, प्लांट और एनिमल्स के बीच की कड़ी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है, ठीक। अब आगे देखते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है भाई, प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉजिंग क्या है, मलेरिया कॉज करने वाला प्रोटिस्टा है, ठीक है। वायरस बैक्टीरिया नहीं है, क्या है ये, प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा यानी कि प्रोटोजोआ है, ठीक है। छोटे जीव, प्रोटो मतलब पुराने, है ना, शुरुआत की, तो प्रोटोजोआ छोटे जीव हैं। जो जिसका वेक्टर कौन है, तो मच्छर है, एनाफिलिस मस्किटो। क्या करती है, प्लाज्मोडियम को क्या करती है, अपने पेट में लेके जाती है और जाके पेट में इसका साइकिल कंप्लीट होता है और जाके ह्यूमन के ब्लड में जाके इन्फेक्ट कर देती है, हमारी बॉडी में ये पहुंचते हैं और अपने नंबर को बढ़ाते हैं। तो वहाँ कौन है, मच्छर है, एनाफिलिस मॉस्किटो। और ये मलेरिया क्या है, तो ये भी प्रोटोजोवन डिसीज़ है। वैसे ही ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा भी एक गैम्बियंस, ये भी एक तरह का क्या है, ये प्रोटिस्टा है, प्रोटोजोआ है, जो कि सीसी फ्लाई के अंदर जाके ह्यूमन तक पहुंचता है। सीसी फ्लाई जैसे ही काटती है आपको, तो आपके अंदर क्या हो जाएगा, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस नाम की डिसीज़ होती है। क्या बोलते हैं इसको, निद्रा रोग, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, ठीक है।
तो ये कौन कॉज करता है? ट्रिपेनोसोमा। तो ये तो क्या हो गया हमारा? मोनेरा हो गया। फिर क्या हो गया हमारा? प्रोटिस्टा। अब बात करते हैं कवक या फंजाई की, ठीक है। तो कवक या फंजाई आप जानते हैं कि आप खाते हैं मशरूम, ठीक है। मशरूम जो आप खाते हैं वो भी क्या है? इस कवक या फंजाई का एक प्रकार है, उसकी फ्रूटिंग बॉडी है, ठीक है। अब ये जो कवक होते हैं ना, ऐसे माइसीलियम के फॉर्म में, जाल के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ये पूरा माइसीलियम और हाइफी से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जो कि भूमि के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ भी प्रेजेंट होता है। अब देखा होगा कि ब्रेड में क्या लग जाता है? मोल्ड। बहुत दिन तक अपने ब्रेड को रखा है लाके और खाया नहीं तो क्या उस पर ग्रीन कलर की परत जम जाएगी। क्या है भाई? वो यही कवक है। तो ये कवक हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। आप मशरूम खाते हैं, साथ ही पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? कवक से मिलने वाला एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये। उससे हम क्या करते हैं? उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे कौन सा कवक? पेनिसिलियम नोटेटम। अब पेनिसिलियम नोटेटम क्या है? ये कवक है जिससे क्या मिलता है हमको? पेनिसिलिन नाम की दवाई मिलती है, ठीक है। अब यही पेनिसिलिन इसको इफेक्ट नहीं कर पाती, किसको? माइकोप्लाज्मा को। क्योंकि ये किस में इफेक्ट करती है? तो कोशिका के सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल पे, कवरिंग पे इफेक्ट करती है। इसके पास तो सेल वॉल है ही नहीं, तो ये उससे बच के निकल जाता है। ये बैक्टीरिया को फिल्टर करने वाले जो फिल्टर होते हैं, छन्नी होती है, उससे भी निकल जाता है, ठीक है। कौन? माइकोप्लाज्मा, ठीक, सबसे सूक्ष्म जीव है। पेनिसिलिन क्या बनता है हमारे लिए? दवाई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे फफूंद हैं, बहुत सारे कवक हैं, आपके बॉडी में डिसीज़ भी कॉज करते हैं, जैसे एस्पेरेजिलस है। और हमको जो दांत खाद खुजली हो जाती है, ये भी किससे होता है? फंगल इन्फेक्शन से ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं पादप। तो पादप एक बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। जब हम पादप की बात करेंगे तो पादप अपने आप में एक पूरा का पूरा सिस्टम है, पूरा का पूरा फाइलम है। जब शुरुआत करते हैं, पौधों की बात करते हैं, तो पहले तो शैवाल को हमने देखा था, है ना। फिर आते हैं थैलोफाइटा में, फिर आते हैं ब्रायोफाइटा में। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर क्या आता है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसको हम डिटेल में कवर करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन, जो मैंने आपको बता दिया ओवरव्यू। अब इनको हमको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि आपसे पूछा जाता है कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनमें जो नग्न बीजी हैं, यानी जिसमें क्या होता है? नॉन नेकेड सीड पाया जाता है, सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं पाई जाती है ना। तो ये सब हम आगे देखेंगे। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है हमने, फिनेरोगम्स और क्रिप्टोगैमस। फिनेरोगैमस और क्रिप्टो, इन तीनों को क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं फिनेरोगैमस, इसको बोलते हैं क्या? क्रिप्टोगैमस। आगे देखेंगे। फिर जब बात करेंगे जंतुओं की, एनिमल्स की, तो एनिमल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे कॉर्डेटा, दूसरे को बोलेंगे नॉन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मतलब जिसमें कशेरुक दंड है, वर्टिब्रल कॉलम है, जिसमें हड्डियां हैं, क्या कहलाएंगे ये? कॉर्डेटा। और जिनमें हड्डियां नहीं हैं, कशेरुक दंड नहीं है, या जिनके ऊपर मतलब स्केलेटन है, तो क्या बोलेंगे? इसको नॉन कॉर्डेटा। अब देखो, कुछ हमारे अंदर क्या है? पूरा का पूरा स्केलेटल सिस्टम, कंकाल तंत्र शरीर के अंदर है, पूरा का पूरा बोन है, हड्डियां हैं, तो क्या बोलते हैं हम लोग? हमारे अंदर क्या है? एंडोस्केलेटन। क्या है? एंडोस्केलेटन। हम अंतःकशेरुकी है। लेकिन जैसे घेंगे की बात कर दें, घेंगा मतलब क्या? स्नेल। स्नेल के ऊपर क्या दिखता है? कैलकेरियस। जैसे ये घोंगा है कोई एक, ये इसका आँख बना दिया मैंने, ये घोंगा है, तो इस घोंगे के ऊपर क्या दिखता है आपको? इस तरह से एक कवच दिखती है, किसकी बनी? कैल्शियम कार्बोनेट की, कैलकेरियस। तो ये क्या है? इसका एक्सोस्केलेटन है। वैसे ही चींटी के ऊपर भी क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है। तो ये सब एक्सोस्केलेटन किसका फॉर्म है? तो ये नॉन कॉर्डेटा का। और कॉर्डेटा मतलब इसके अंदर क्या है? कशेरुक दंड है, नोटोकॉट पाया जाता है। डिटेल में डील करेंगे इसको हम लोग। तो आगे देख लेते हैं कुछ और पॉइंट्स, जैसे क्या है? एक है वायरस, ठीक है, वायरस। अब देखो, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना, ये किसका है? लाइकेन का। क्या है? लाइकेन। लाइकेन को क्या बोलते हैं हम? लाइकेन सहजीविता या सिम्बायोसिस है। सिम्बायोसिस, सहजीविता मतलब क्या? ऐसे दो जीव जो साथ में रहते हैं और एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। मतलब क्या? इसमें किसके बीच बॉन्ड है? तो इसमें बॉन्ड है एल्गी और फंजाई के बीच। एल्गी मतलब क्या? शैवाल, मैंने बताया शैवाल के बारे में। और दूसरा क्या? फंजाई यानी कवक या फफूंद। तो जो ये शैवाल है, इसके पास क्या है? क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्या बनाएगा? ये भोजन बनाएगा। और ये फंजाई, इसके पास क्या होता है? इस तरह से माइसीलियम होता है। तो ये माइसीलियम में इसको रहने के लिए जगह देगा, और साथ में जो मिट्टी है वहाँ से क्या करेगा? जल और घुले हुए जो पोषक पदार्थ है, मिनरल्स हैं, लवण है, सॉल्ट है, इनको क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ तक पहुँचाएगा? इस एल्गी तक। और ये एल्गी क्या बनाएंगे? भोजन बनाएंगे। तो दोनों क्या करें? साथ में रह रहे हैं। क्या है? म्यूचुअल बेनिफिट है दोनों को। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? म्यूचुअलिज्म, सहजीविता या सिम्बायोसिस। किसके बीच है? ये लाइकेन। अब ये लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? सफ़ेद सफ़ेद कलर के ये परत के रूप में पाए जाते हैं। कहाँ? जंगलों में, जहाँ पर पॉल्यूशन नहीं है, जहाँ पर प्रदूषण नहीं है। क्योंकि जो
लाइकेन को हम बोलते हैं इंडिकेटर ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन इंडिकेटर मतलब प्रदूषण का सूचक है। जहाँ पर प्रदूषण होगा वहाँ पर लाइकेन नहीं पाए जाएंगे। इनके जो बीच बॉन्डिंग है वो क्या होती है, टूट जाती है, ठीक है, तो ये वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते, ठीक है। ये तो हो गया लाइकेन की बात। अब दूसरा आता है क्या, माइकोराइजा की बात। तो मैंने पहले ही बता दिया माइकोराइजा आपको। माइकोराइजा क्या है, तो माइकोराइजा सूक्ष्म जीव है ना, यानी किसकी, फंगस। फंगस यानी क्या, फफूंद। फफूंद और बड़े पौधे, फफूंद और जो पौधे हैं इनके बीच जो जड़ें हैं, फफूंद यानी किसकी बात करें, फंगस और प्लांट रूट, पौधे की जो जड़ें हैं इसके बीच क्या है, म्यूचुअल रिलेशन है, सहजीविता है। अब ये जो पौधे हैं ये ज़मीन से उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। हम जानते हैं कि जो फफूंद होते हैं कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक, मृतोपजीवी। सड़े गले पदार्थों से निकलने वाले रसायनों को क्या करते हैं, ये अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो क्या करेंगे, ये फंगल हाइफी कहाँ रहेंगे, इन पौधों की जड़ों के साथ रहेंगे। वहाँ पर इनको रहने का जगह मिलेगा और भोजन भी मिलेगा, किससे, जड़ों से। और ये फंगस क्या करेंगे, जो मिट्टी में सड़े हुए चीज़ों से क्या निकला, रसायन निकला, क्या कर लेंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब पौधे क्या बनाएंगे उससे, भोजन। तो पौधों और फंगस यानी फफूंद के बीच क्या है, ये सहजीविता है, ठीक है। क्या है इसका एग्जाम्पल, माइकोराइजा। मैंने बताया कि आपको प्लांट्स और एनिमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक कौन है भाई, यूग्लिना। क्या बोलते हैं इसको, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी। तो यूग्लिना क्या है, इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या बोले, इसी को हम लोग प्रोटिस्टा। इसमें क्या पाया जाता है, इस तरह से क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। ये अपना भोजन खुद ही बनाते हैं, ठीक है। अब फिर बात करेंगे किसकी, वायरस की। वायरस यानी कि विषाणु। विषाणु को बोलते हैं सजीवों और निर्जीवों के बीच की। क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द कनेक्टिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीवों निर्जीवों के बीच की कड़ी कौन सी है, तो कौन सी है भाई, विषाणु है, वायरसेस हैं। ये जो वायरस होते हैं प्रोटीन के कवर से घिरे होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से क्या होता है, डीएनए या आरएनए, यानी क्या, डीएनए या आरएनए होगा, मतलब अनुवांशिक पदार्थ भरे होंगे। ये शरीर के बाहर यानी पोषक कोशिका से बाहर तो क्या है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है। ये अपने आप को द्विगुणित नहीं कर सकते, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते, उपापचय नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही किसी जीवित कोशिका के संपर्क में आते हैं, अपना ये जो डीएनए आरएनए है इसको इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर, प्रोटीन कवरिंग खुल जाती है। ऊपर क्या लगे हैं, ये इस तरह से एंटीनीज लगे हुए हैं जो क्या करेंगे, रिसेप्टर को जाके टच करेंगे, किसमें, लिविंग बॉडी में, और बस्ट हो जाएंगे और जाके इस सेल्स को कहाँ डाल देंगे, डीएनए आरएनए को उस कोशिका के अंदर। फिर वो कोशिका हाईजैक हो जाएगी और ये अपने जैसे जो चाहते हैं वो बनाने लगेंगे, अपने जैसे बहुत सारे वायरस, इस तरह से सबको क्या करेंगे, इन्फेक्ट कर देंगे। तो कोरोना वायरस भी ऐसे ही करता था। क्या था उसके अंदर, इस तरह का गुणसूत्र जो कोशिका के अंदर पहुंच जाता था और जाके वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता था। किसको इफेक्ट करता था, तो हमारे लंग्स को, फेफड़ों को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, ठीक है। और बहुत जल्दी क्या होता था, म्यूटेट यानी उत्परिवर्तित। अगर कोई दवाई इसको दिए तो क्या करेगा, नया वेरिएंट बना लेगा, उससे बचने का रास्ता ढूंढ लेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वायरस। अब एक होते हैं क्या, बैक्टीरियोफेजेस। ये क्या है भाई, हमारा बैक्टीरिया। क्या है ये, जीवाणु। अब जो जीवाणुओं को मारने वाले वायरस हैं, क्या बोलते हैं इनको, बैक्टीरियोफेज। क्या करते हैं ये, बैक्टीरिया को फैगोसिस करते हैं, बैक्टीरिया को भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या बोलते हैं इनको, बैक्टीरियोफेज। डिटेल में पढ़ेंगे बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर कैसा है। बैक्टीरियोफेज हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल भी है। क्यों, क्योंकि जो ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया हैं जो हमारे अंदर डिसीज कॉज करते हैं, रोग कॉज करते हैं, उनको भी ये मारते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज। और एक आता है क्या, ये माइकोप्लाज्मा, जो मैंने बताया था आपको। इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे बहुत सूक्ष्म तरीके से, तो इस तरह के ये दिखाई देंगे। इनके पास कोई भी सेल वॉल नहीं है, बस क्या है, आरएनए डीएनए है, ठीक है। अपना शेप को इस तरह से डिफरेंट तरह बदलते रहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम लोग किसके बारे में, सेल के बारे में, कि सेल क्या है, कोशिका क्या है, कोशिकी संगठन कैसा होता है, सेल बायोलॉजी के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे क्या, एनिमल सेल, प्लांट सेल, सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर है, कोशिका के अंदर कौन कौन से कोशिका अंग हैं, जैसे राइबोसोम है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिकाएं, वैक्यूल, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, साइटोप्लाज्म। ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हर दिन आप क्लास अटेंड करिए जब भी आपको ये क्लास मिल रहे हैं, और साथ साथ पढ़ाई करिए, क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए, और ऐसे ही कंप्लीट करिए सिलेबस को, और डेफिनेटली
आप बायो में, साइंस में बहुत अच्छे नंबर लेकर आएंगे। ठीक है, थैंक यू। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।